हाय, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्यूरेबल कैनल। आज ये मेरा सेकंड वीडियो है ब्रीडिंग के ऊपर, ब्रीडिंग टिप्स के ऊपर। और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही रिनाउंड बुल मैस्टिफ ब्रीडर के बारे में बात करूंगा, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा और उनके एक्सपीरियंस से हम लोग क्या गेन कर सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। जो ब्रीडर है उनका नाम है एडेल फिशिंगर और ये फ्लोरिडा की रहने वाली थी। इन्होंने काफ़ी सालों तक बुल मैस्टिफ, अराउंड 3 डेकेड्स, 32 ईयर्स इन्होंने ब्रीडिंग की। ब्रीडिंग में इन्होंने आउटस्टैंडिंग बुल मैस्टिफ्स प्रोड्यूस किए। मैं आपको उनके कुछ बुल मैस्टिफ की पिक्चर्स दिखा देता हूँ। इन बुल मैस्टिफ्स को देख के लगता ही नहीं है कि हमारी जनरेशन से करीबन 30 साल 40 साल पहले लोगों ने इतने अच्छे बुल मैस्टिफ्स प्रोड्यूस किए। हमें लगता है कि हम बुल मैस्टिफ्स के अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, बुल मैस्टिफ की क्वालिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पुराने ब्रीडर्स को देखें, जो डेडिकेटेड ब्रीडर्स को देखें, उनकी डेडिकेशन को देखें, तो हमारी ब्रीडिंग उनके सामने 5% भी नहीं होती। उसकी वजह है उनका डेडिकेशन, उनके नंबर ऑफ ईयर्स, उनका एक्सपीरियंस। आजकल की सोसाइटी एक अलग तरह की सोसाइटी है जिसके अंदर हम भागते हैं शोहरत के पीछे, पैसे के पीछे, और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है हमारे यहाँ पे वो है इंपोर्ट्स का। मैं इंपोर्ट्स को बुरा नहीं मानता, इंपोर्ट्स बहुत अच्छी चीज़ है। ये इस तरह से है कि आपके पास में कोई बुक नहीं है, उस बुक के लिए आप किसी शॉप पर जाते हैं, बुक खरीदते हैं, उससे नॉलेज लेते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लगातार यही काम करते रहें, आप अपनी नॉलेज को यूज़ ही ना करें। वो नॉलेज किस काम की जो आगे यूज ही ना हो पाए। उसी तरह से इंपोर्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल जर्मन शेपर्ड के अंदर किसी ब्रीडर ने सोचा कि मुझे अपने स्टॉक की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो वो क्या करते हैं, वो एक इंपोर्ट लेके आते हैं। इंपोर्ट किसी अच्छी लाइन से जो इनके बजट के अंदर होता है वो लेके आ जाते हैं। आने के बाद में उसे अपनी लाइन के अंदर यूज करते हैं। यूज़ करने के बाद जो पपीज़ होते हैं उनकी क्वालिटी को एसेस करते हैं और फिर आगे अपनी ब्रीडिंग को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन इंडिया में आजकल ऐसा नहीं होता। इंडिया में जो इंपोर्ट्स लाने का जो चलन है वो एक बिजनेस बन चुका है और इसको ओनर्स के सामने कैसे पेश किया जाता है वो भी एक बहुत बड़ा आई वॉश है। देखिए, एक बिल्कुल न्यू ओनर है जिसको फॉर एग्जांपल जर्मन शेपर्ड, मैं जर्मन शेपर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ही कॉमन ब्रीड है। मैं दूसरी ब्रीड्स के बारे में कमेंट नहीं कर रहा, जर्मन शेपर्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो बहुत ही कॉमन ब्रीड है। मैंने जो अपनी शुरुआत की थी डॉग्स की वो जर्मन शेपर्ड से की थी और मुझे जर्मन शेपर्ड बहुत अच्छे लगते हैं। अब अगर कोई नया ब्रीड पर्सन है जो डॉग लेना चाहता है, वो डॉग लाइन में उतरना चाहता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले सर्च करता है। सर्च करने के बाद में उसको एक चीज़ बार बार सुनने को मिलती है, इम्पोर्ट के पपीज़, इम्पोर्ट के पपीज़, इम्पोर्ट के पपीज़। देखिए, इंपोर्ट के पपीज़ का मतलब ये होता है कि उसमें एक इंपोर्ट है। कम होता है कि दोनों इंपोर्ट होते हैं, एक इंपोर्ट है। अब बात ये आ जाती है कि वो इंपोर्ट है कौन। इंपोर्ट वो उस ब्रीडर का मेल है जो इंपोर्ट किया गया है और उसके बाद में 85 फीमेल से वो मेट किया गया। हर एक ब्रीडर जिसके पास फीमेल है, अच्छा मेल नहीं है, वो उस डॉग से ब्रीडिंग करवाने की सोचता है जो नामी गिरामी हो, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। लेकिन एक चीज़ आप भूल जाते हैं कि ब्रीडिंग के अंदर मेल और फीमेल दोनों की क्वालिटीज़ आती है, ना कि सिर्फ मेल की। लेकिन हमारी सोसाइटी में जो बातचीत का जो ढंग होता है वो सिर्फ मैन ओरिएंटेड होता है, मेल ओरिएंटेड होता है। हमेशा हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं उसका बेटा है, उसकी बेटी है, मतलब जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मेल होता है, स्टड होता है। तो आजकल के ब्रीडर्स क्या करते हैं, एक डॉग लेके आए, अगर वो ज़्यादा महंगा है तो दो तीन ब्रीडर्स ने मिलकर उसका इंपोर्ट किया, अपनी ब्रीडिंग के अंदर यूज़ किया 1 साल, बाकी आसपास के लोगों के अंदर उसका एडवर्टाइज किया, उनकी फीमेल्स के साथ ब्रीडिंग किया और उस मेल को सेल ऑफ कर देते हैं टू सेकेंड लाइन ब्रीडर्स जो उतना महंगा मेल तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो 2-3 साल यूज़ किया हुआ मेल वो यूज़ कर सकते हैं, तो वो उनको ले लेते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, क्या वो उसी लाइन को आगे बढ़ाते हैं? ज़्यादातर केसेस में नहीं करते वो लोग क्या करते हैं, वो अपने अट्रैक्शन को बनाए रखने के लिए वो एक और मेल इंपोर्ट कर लेते हैं।
तो इंडिया के अंदर ट्रेंड ये है कि जो लोग इंपोर्ट करते हैं वो लगातार इंपोर्ट करते रहते हैं, और इसका सबसे बड़ा जो खमियाजा ये होता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी लाइन है, बहुत सारी लाइन है हमारे यहाँ पे, लेकिन कहने को ब्रीडर्स की अपनी बहुत कम लाइन है। अपनी लाइन का मतलब क्या होता है? अपनी लाइन का ये मतलब होता है कि आप अगर किसी क्वालिटी को ब्रीड कर रहे हैं तो उस क्वालिटी को मेंटेन रखिए, ना कि आप बार बार बाहर से ब्रीड्स को मंगा के उसको आउट ब्रीड कर दीजिए। तो इसमें ये इस तरह से होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपने घर में किसी मेहमान को सर्व करना है तो मैं 5 जगह से मिठाई लेके आता हूँ, 5 जगह से मिठाई लेके आता हूँ और मैं रखता हूँ और अपने जो गेस्ट होते हैं उनको सर्व करता हूँ। लेकिन इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेरा सिर्फ कंट्रीब्यूशन इतना ही है कि आई एम ए फैसिलिटेटर। तो जो इस तरह के ब्रीडर्स होते हैं दे आर फैसिलिटेटर्स, दे आर नॉट ब्रीडर्स एक्चुअली। बुरा लगेगा बहुत सारे ब्रीडर्स को, हो सकता है बहुत सारे ब्रीडर्स उल्टी सीधी बातें भी करें, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते तो वो अपना पॉइंट भी रख सकते हैं। हाँ, बहुत सारे डेडिकेटेड ब्रीडर्स भी हैं, सालों से ब्रीडिंग कर रहे हैं, अपनी लाइन को मेंटेन करते हैं, अपनी लाइन को इंप्रूव करने के लिए इंपोर्ट करते हैं और आगे चल के उस लाइन को फिर आगे यूज करते हैं। मैं ऐसे ब्रीडर्स को बहुत इज्जत करता हूं, उनको सलाम करता हूं, लेकिन वो ब्रीडर्स जो सिर्फ लगातार ब्रीडिंग करते रहते हैं अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए, उनको मैं ये कहना चाहता हूं ये ब्रीडिंग नहीं है। आप ऐसे ब्रीडर्स को इंपोर्टर्स जरूर कह सकते हैं, ब्रीडर्स नहीं कह सकते। मैं बात करूंगा एडेल की, एडेल फिशिंगर की। 32 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने अपने रेंच के ऊपर, अपने फार्म हाउस के ऊपर डॉग्स रखे, घोड़े रखे, कैटल्स रखे, ब्रीडिंग की, अपनी पूरी जिंदगी जी। पूरी जिंदगी के अंदर इन्होंने डॉग शोज जज भी किए, उन्होंने डॉग्स बुल मैस्टिफ के ऊपर बुक्स भी लिखी, ब्रीडिंग के अलग अलग पहलुओं पे काम किया, उनसे नतीजे निकाले, उन नतीजों को उन्होंने सोसाइटी को शेयर किया। इस तरह की जिंदगी जो होती है वो एक मिसाल हो जाती है। जो बाकी ब्रीडर्स होते हैं जो पपीज बेचते हैं, ये लोग जो होते हैं ये छोटे टाइम के लिए तो लाइमलाइट में रहते हैं, लेकिन आगे चल के इनको कोई याद नहीं करता। उनको लोग ट्रेडर की तरह ही याद करते हैं। उनकी क्वालिटी को लोग आगे चल के बहुत ज़्यादा इस तरह से याद नहीं करते कि इनका कोई कंट्रीब्यूशन है। उसकी वजह होती है कि उनका एफर्ट्स। आप जितना ज़्यादा एफर्ट, जितना ज़्यादा डेडिकेशन अपनी ब्रीड या अपने किसी भी काम में दिखाएंगे, वो आगे चल के रिकग्नाइज किया जाता है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ना किया जाए, आपकी ज़िंदगी के बाद भी किया जा सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर कोई रिकग्नाइज ना भी करे तो आप जब ओल्ड हो जाएंगे, जब आप अपनी ब्रीडिंग छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, और जब ये सारी दुनिया में सारी चीज़ें आपके दिमाग में अफेक्ट नहीं कर रही होंगी, ना फेम ना, तब आप अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया था। अभी बहुत सारे लोग ना एकदम नाराज गुस्से में होके, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना बड़ा ब्रीडर हूं, मैंने ये किया है, मेरे लाइनअप्स आए हैं, ये आए हैं। वो अलग बात है। ब्रीडिंग बिल्कुल अलग चीज है। 2 दुकानों से 2 रसगुल्ले लाके और उसको मैश करके अगर तीसरा रसगुल्ला बना दिया जाए तो उसे आप आर्टिस्ट नहीं कहेंगे। आर्टिस्ट तब कहलाया जाएगा जब आप अपने घर के अंदर इंग्रेडिएंट्स लेके उसको तैयार करें और वो रसगुल्ला बना के सामने वाले को खिलाएं, ना कि आप बाहर से 2 रसगुल्ले लाके उनका टैग भी ना हटाएं। टैग भी ना हटाने का मतलब ये होता है कि आप ये भी ना छुपाएं कि ये ब्रीडिंग कहाँ की है। आप बताते हो ये मेरा यूके इंपोर्ट है, ये मेरा यूएस इंपोर्ट है, दोनों के पपीज मैं बेच रहा हूँ, ये मेरी ब्रीडिंग है। देयर इज नथिंग अबाउट योर ब्रीडिंग। द कंट्रीब्यूशन गोज टू बोथ द ब्रीडर्स जहां से आपने मेल और फीमेल इंपोर्ट किए। होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। एडेल के बारे में मैं क्यों बात करना चाहता हूं कि एडेल की लाइफ को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से डेडिकेशन से इन्होंने डॉग्स प्रोड्यूस किए। एडेल को मैंने काफ़ी पहले सालों से फॉलो करना शुरू किया। एडेल को एक्सपायर हुए भी काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन उनके फेसबुक आईडी अभी भी है। अगर आप डालेंगे एडेल फिशिंगर आपको आईडी आएगी, लेकिन ये आईडी भी उनकी अपनी आईडी नहीं है। कोई उनका रिलेटिव या कोई और उसको बाद में
चला रहे हैं। और क्योंकि जो असली जो आईडी थी इनके अंदर, उस आईडी में मैंने उनसे कई बार बात भी की, उनके एक्सपीरियंस, मैंने अपने डॉग्स के बारे में उनको पिक्चर्स भेजी, मैंने उनके बारे में पूछा भी उनसे कई बार, कई टॉपिक्स पे मेरा डिस्कशन भी हुआ। तो उन्होंने कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी अपनी ब्रीडिंग के बारे में बताए। मुझसे एक सब्सक्राइबर ने पिछले वीडियो में जो मैंने लाइन ब्रीडिंग टिप्स के ऊपर जो मैंने बनाया था, उसमें पूछा था कि सर आप प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए सेकंड और थर्ड लाइन किस तरह से ब्रीडिंग होती है, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ब्रीडर्स सारी चीज़ें नहीं बताते और ना बतानी चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको मैं टिप्स दे सकता हूं, जो आदमी जितना ज़्यादा ईगर होता है वो किसी ना किसी तरीके से नॉलेज ले लेता है, चाहे वो बुक से ले या किसी को मेंटर बना के ले या किसी तरह से भी ले, वो नॉलेज ले ही लेता है। लेकिन नॉलेज उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनको ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों को नॉलेज नहीं देनी चाहिए जो उसको गलत तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनको नॉलेज की अहमियत ही नहीं पता। तो जो लोग इस नॉलेज को यूज करना चाहते हैं वो 1+1 करके 2 और 2+1 करके 3 बना ही लेंगे। नॉलेज तरह तरह के सोर्सेज से लेके कुछ नॉलेज एनहांस करके इस वीडियो से और बाकी जगहों से एनहांस करके वो उस मकाम पे पहुंच ही जाएंगे जिन पे उन्हें पहुंचना होता है। लेकिन ये मेहनत का काम है, ये एक दिन का काम नहीं है, ना मेरे एक वीडियो बनाने से कोई फर्क पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, मैं छोटे से क्वेश्चन का आंसर जरूर दे देता हूं कि लाइन ब्रीडिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग आपको लाइन ब्रीडिंग के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स देंगे, बोलेंगे नहीं ये बकवास होती है, इसके अंदर कोई फायदा नहीं होता, लाइन ब्रीडिंग से 40 पपीज प्रोड्यूस होते हैं। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, आपके पास में कोई भी सिस्टम ऑफ वर्किंग है तो आपको उसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स पता होने चाहिए, तभी आप यूज कर सकते हैं। अनाड़ी लोगों के हाथ में अगर आप चाकू दे दें तो वो सब्जी काटने से कम अपनी उंगलियां ज्यादा काट लेते हैं। इसी तरीके से लाइन ब्रीडिंग सिस्टम भी है। लाइन ब्रीडिंग सिस्टम किस तरह से यूज किया जाता है, कोफिशिएंट ऑफ ब्रीडिंग किस तरह से मेंटेन किया जाता है, किस डॉग के अराउंड ब्रीडिंग करनी है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन, उनकी जो आगे की जनरेशन है उसमें किस तरह की क्वालिटी वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसके डोमिनेंट जीन्स, उसके रिसेसिव जीन्स आगे चल के किस तरह के पपीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। आजकल की दुनिया में इतना टाइम नहीं है किसी के पास में कि वो किसी एक डॉग के बारे में सोचे, नॉट इवन उन ओनर्स के पास में जो वो पपी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सेप्ट फ्यू ब्रीडर्स। देखिए, मेरा मतलब इस वीडियो बनाने का किसी ब्रीडर के बारे में कटाक्ष करने का नहीं है, मैं आपको एक ब्रॉडर आउटलाइन दे रहा हूं जिसके अंदर आपको पता चल सके कि नाउअडेज लोग किस तरह की ब्रीडिंग कर रहे हैं। देखिए, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ब्रीडिंग होती है उसके बहुत अच्छे प्राइजेस भी होते हैं, इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, इसलिए भी कि उसके पीछे बहुत सारे सालों का एफर्ट होता है। आप मार्केट के अंदर जाएंगे तो आपको गधे और घोड़े एक जैसे दिखाई देंगे, क्योंकि जब पपीज छोटे होते हैं तो सब पपीज एक जैसे दिखते हैं। लेकिन जो बहुत ही अच्छी तरह से लाइन ब्रेड पपीज होते हैं वो आगे चल के अपनी जनरेशन्स पे असर डालते हैं। एडेल का मुझे एक डायलॉग, एक बात मुझे बहुत याद है, उन्होंने अपने एक बहुत ही अच्छे लाइन ब्रेड मेल के बारे में कही थी कि अगर मैं इस मेल को अपने दरवाजे के डोर नॉब से भी मेट करा दूंगी तो ये अपने जैसे ही पपी प्रोड्यूस करेगा। सुनने में तो बड़ी हंसने वाली बात लगती है कि बुल मैस्टिफ एक डोर नॉब, एक मेटल चीज से कैसे मेट करेगा। उनका मतलब ये था कि अगर मैं इसको किसी भी डॉग से मेट करा दूं, फीमेल बुल मैस्टिफ से, तो ये अपने जैसे ही पपी प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि लाइन ब्रीडिंग के अंदर ये खास बात होती है कि वो अपने जैसी क्वालिटी को रिटेन करता है और आगे थ्रो करता है। एक चीज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूं कि जो डॉग शो के अंदर बहुत अच्छा करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी हों, और यही काम फीमेल्स के लिए भी जाता है। बहुत सारी नॉर्मल सी दिखने वाली अच्छी पेडिग्री की फीमेल्स बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट की क्वालिटी के पपीज प्रोड्यूस करती हैं, जो दुनिया में नाम करते हैं, ओनर्स का भी और ब्रीडर्स का भी। इसीलिए जब भी आप ब्रीडिंग के बारे में सोचें तो आप हमेशा सोचें कि आप लाइन ब्रेड को ही आगे बढ़ाएं।
ये काम घोड़ों के अंदर भी उतना ही अच्छी तरह से होता है जितना अच्छी तरह से कुत्तों के अंदर होता है। डॉग्स के अंदर और हॉर्सेस के अंदर जो ब्रीडिंग होती है वो नॉर्मली इसी तरह की होती है और एक जैसे तरह की होती है। ये कबूतरों के अंदर, पिजियंस के अंदर भी और बाकी जितने भी एनिमल्स हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा क्रेविंग से मतलब ब्रीड करते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें होती है कि जो हमें क्वालिटी चाहिए होती है वो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम लाइन ब्रीडिंग करते हैं ताकि उस क्वालिटी के आसपास ही रहें, हम उससे बाहर ना चले जाएं। हम चाहते हैं कि ऐसी क्वालिटी रिटेन करें जो क्वालिटी हमारे डॉग के अंदर है और उस क्वालिटी के आसपास ही हम रहें। ऐसा ना हो कि हम किसी आउटब्रेड डॉग के साथ में मेट करा के कुछ अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज को अपनी लाइन के अंदर इंट्रोड्यूस कर लें। देखिए, क्वालिटी को इंट्रोड्यूस करने के बाद में उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ब्रीडिंग के अंदर आप हमेशा ख्याल रखिएगा, अगर ब्रीडिंग के अंदर कभी ऐसा हो कि आपकी कोई ब्रीडिंग बैकफायर कर जाए, बहुत फॉल्टी पपीज आ जाए, तो आप इमोशनल से ज़्यादा आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और उन पपीज़ को आगे ब्रीडिंग में यूज़ ना करें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप किसी दूसरी अच्छी लाइन को आप इंट्रोड्यूस कर लें। ब्रीडिंग के अंदर ये नाम का खेल बहुत ज़्यादा होता है। इवन मैंने खुद देखा है कि मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे ब्रीडर्स जिनके पास बहुत अच्छे मेल थे, उन्होंने मेरी फीमेल्स नहीं लिए, सोच के शायद कि मैं दूसरों की ब्रीडिंग का मैं नाम क्यों करूँ। लेकिन अगर आप अच्छी ब्रीडिंग करना चाहते हैं और आपको कहीं से अच्छा स्टॉक मिल रहा है तो आपको स्टॉक ले लेना चाहिए और उसको यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि आपका स्टॉक खरीद भी लेते हैं और आपको क्रेडिट नहीं देते। होता है, बहुत सारे लोग ऐसे आपके डॉग खरीद लेते हैं और उसके बाद नाम नहीं देते। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आज से कई साल पहले साउथ से मेरे पास में एक कॉल आई कि पता चला कि उनको एक डॉग चाहिए बहुत अच्छी क्वालिटी का। मेरे पास में एक डॉग था उस टाइम, 1.5 साल का चैंपियन डॉग था। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप क्या अपना डॉग सेल कर रहे हैं? मैंने हाँ मैं सेल कर दूंगा। उन्होंने कहा कि सर हम आपको पे कर देंगे, आप सिर्फ ये बताइए कि ये क्या डॉग शोज में शो हुआ है अभी तक? मैंने बोला हाँ ये माइक्रोचिप्ड है और चैंपियन है। तो बोला सर हमें आपका डॉग नहीं चाहिए, हमें ऐसा डॉग चाहिए जो कहीं शो ना हुआ हो, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि एक बुल मैस्टिफ वहां पे लगातार कई शोज में लाइनअप्स में जीत रहा है। उसकी क्वालिटी ठीक थी लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं थी। अब मैं समझ में आया कि वो क्या चाहते थे। वो चाहते थे कि एक पर्टिकुलर ब्रीड को अपने कैनल में इंट्रोड्यूस करें, उस डॉग को जिताएं शोज के अंदर जहां पे वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उस डॉग की लाइन को फिर आगे वो अपने नाम से प्रोपोगेट करें। बहुत तरह के लोग मिलेंगे आपको ब्रीडिंग के अंदर जो इस तरह के काम करते हैं और अपने समाज में भी मिलेंगे। एडेल ने बहुत अच्छी तरह से लाइन ब्रीडिंग और उन्होंने कई जगह पे इन लाइन ब्रीडिंग भी की। बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स के अंदर उन्होंने मेटिंग करके पपी प्रोड्यूस किए, दिखाए और उनके बारे में बताया भी। एक पिक्चर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं इनके पपीज की, आप देखेंगे और आपको लगेगा कि ये सारे पपीज एक दूसरे के रेप्लिका हैं। यही पपीज थे जो एडेल ने अपनी बहुत इनलाइन क्लोज ब्रीडिंग से प्रोड्यूस किए थे और ये पपीज सारे एक जैसे थे। उन्होंने ये पपीज काफी दिनों तक अपने पास रखे, इनकी क्वालिटी को एसेस किया। आगे चल के इन पपीज का क्या हुआ, उनके ब्रीडिंग के अंदर उनके जेनेटिक्स पे क्या असर पड़ा, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि इनलाइन ब्रीडिंग करके भी उन्होंने देखी, उसके क्वालिटी को देखा और पता किया कि ये क्वालिटी किस तरह से उनकी ब्रीडिंग को अफेक्ट करती है। ये जो मेरा वीडियो है ये एडेल को डेडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि मैं एज ए पर्सन उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। बीइंग ए ब्रीडर, उनका डेडिकेशन, इतने साल का एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज अपनी सोसाइटी में देना। और मुझे उनकी एक चीज़ बहुत पसंद आई, उनकी जो एक्सपीरियंस थे वो बहुत ही लाजवाब थे। एक चीज़ उन्होंने एक बार, मैंने याद है उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखी थी कि वो किसी डॉग शो को जज कर रही थी और उस टाइम उन्होंने एक बिल्कुल अलग ब्रीड देखी। वो ब्रीड मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी उस ज़माने में और आसपास के लोग उसे पालते भी नहीं थे। जब वो ब्रीड उनके सामने आई, उसको देखते ही उनके आंखों में एकदम रोशनी आ गई। रोशनी आने के बाद में वो उस ब्रीड ने अपने क्लास के अंदर विन किया। उसके बाद में अपनी ब्रीड के अंदर बेस्ट ऑफ ब्रीड बनी और जब ओवरऑल रैंकिंग की बात आई, बेस्ट ऑफ शो डॉग्स की बात आई शो के, तो उसके अंदर भी उसको प्लेसिंग मिली। जब वो प्लेसिंग मिल गई और उसके बाद में जब डॉग्स को अवार्ड कर दिया गया, जब उनको प्राइजेस दे दिए गए, उसके बाद में जब डॉग्स जाने लगे तो उनकी क्यूरियोसिटी अंदर से आई कि उन्हें पूछ लूं
कि आखिर ये डॉग मतलब कौन है, कहाँ से आया है, कौन ब्रीडर है, उसके बारे में पता करना चाहा उन्होंने। तो उन्होंने उस हैंडलर को अप्रोच किया और हैंडलर से अप्रोच करने के बाद पूछा कि आप प्लीज़ मुझे इस डॉग के बारे में बताइए, बहुत ब्यूटीफुल डॉग है और ये ब्रीड मैंने आज तक कभी नहीं देखी, हाँ इसके बारे में स्टडी ज़रूर किया है, मुझे बहुत टाइपी डॉग लगा। तो उन्होंने बताया कि जज को कि मैम ये डॉग जो है ये मल्टी कंट्री चैम्पियन डॉग है और ये अलग अलग कंट्रीज़ में जीता है और ये बहुत ही रेप्यूटेड डॉग है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अच्छे ब्रीडर्स होते हैं, जो अच्छे नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, उनको किसी अच्छे डॉग को ढूंढने में, उनकी क्वालिटी को असेस करने में कभी परेशानी नहीं होती। उन्होंने कहा कि एट दैट टाइम आई फेल्ट वेरी नाइस अबाउट माई सेल्फ कि दैट आई एम एबल टू असेस ए डॉग विच इज़ ऑफ ए सच ए गुड क्वालिटी। ये चीज़ सुनने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अगर अच्छे ब्रीडर हैं, अगर आप बहुत अच्छे डॉग लवर हैं, आप पूरी ज़िंदगी डॉग्स को देखते हैं। मैं बुल सिर्फ ब्रीड करता हूँ, लेकिन मुझे एक अच्छा रॉड दिख जाता है, मेरा दिल एकदम खुश हो जाता है। एक अच्छा जर्मन शेफर्ड दिख जाता है, एक अच्छा बॉक्सर दिख जाता है। मुझे याद है मेरे दोस्त हैं न्यू वे बॉक्सर्स के अंकुर जी, बहुत अच्छे ब्रीडर, बहुत अच्छे बॉक्सर्स ब्रीड प्रोड्यूस करते हैं। बहुत अलग अलग लाइन के मेरे दोस्त हैं जो अच्छे अच्छे चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। मेरे दोस्त हैं लैब्स के अंदर राजेश भाई, बहुत अच्छे लैब्स प्रोड्यूस करते हैं। जब उनके पिक्चर्स आते हैं दिल खुश हो जाता है, क्योंकि हम अपनी जब नज़रों से देखते हैं किसी डॉग को तो उसके अंदर जो क्वालिटी होती है वो ना एकदम आपको हिट करती है। अच्छा जो डॉग ब्रीडर होता है, अच्छा डॉग लवर होता है ना, उसको अच्छे डॉग की क्वालिटी, चाहे वो दुश्मन का ही डॉग क्यों ना हो, आपके राइवल का ही डॉग क्यों ना हो। देखिए डॉग ब्रीडिंग के अंदर बहुत सारे राइवल्स होते हैं, कुछ से आपकी सोच नहीं मिलती, कुछ से आपका कंपटीशन होता है, कुछ से आपकी ईगो क्लैश करती है, कैसे भी लोग हों। लेकिन जब अच्छा डॉग आता है तो ब्रीडर के मुंह से वाह निकल ही जाती है। तो मैं ये कहता हूं कि अच्छे ब्रीडर बनिए, अच्छे इंसान बनिए, अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस कीजिए। लाइन ब्रीडिंग के अंदर सेकंड और थर्ड जनरेशन की बात जो मुझसे सब्सक्राइबर ने पूछी थी वो मैं आपको बता दूं कि हम किस तरह से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स डॉग है जिसके अराउंड आप ब्रीडिंग करना चाहते हैं, तो एक्स डॉग की जो जनरेशन है उस जनरेशन को अगर आगे किसी और जनरेशन से हमने यूज़ किया है, किसी उस डॉग को, मतलब फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के अंदर कोई पपी प्रोड्यूस हुए जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, उन पपीज़ को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं एक्स के ऊपर। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसका कोएफिशिएंट ऑफ ब्रीडिंग इंक्रीज करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि एक्स की दो लाइन, एक्स की ब्रीडिंग अगर दो फीमेल से अलग अलग हो रही है और उनकी ब्रांचिंग के अंदर अलग अलग ब्रीडिंग हो रही है, उस ब्रांचिंग के अंदर भी थर्ड जनरेशन के अंदर जाकर भी आप अगेन वापस लौटकर उन दोनों लाइंस को दोबारा यूज कर सकते हैं, जिसकी थर्ड जनरेशन के अंदर सिमिलर डॉग को यूज किया गया है। देखिए मैं आपको एक एडेल फिशिंगर के एक ब्रीडिंग का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसके अंदर उन्होंने का एक जूनियर करके डॉग था, जे जूनियर करके डॉग था, उसको उन्होंने बार बार यूज़ किया है। उस डॉग को यूज़ करने का मतलब ये था कि उन्होंने उसको एक आइडल माना हुआ है, एक बिल्कुल ही ऐसी चीज़ मानी हुआ है जो परफेक्ट है उनकी नज़रों में, अवेलेबल रिसोर्सेज में, उसके अराउंड उन्होंने ब्रीडिंग की है और उसको आगे चल के उसको रेप्लिका और उसके जैसे पपीज प्रोड्यूस करने की कोशिश की है और इस पे वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रही हैं। अगर आप भी इस तरह की ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो आपको भी लाइन ब्रीडिंग को मैं रेकमेंड करूंगा, लेकिन लाइन ब्रीडिंग को यूज़ करने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप इसके बारे में पढ़िए, इसके इन एंड आउट्स के बारे में पढ़िए, तब जाके आपको पता चलेगा कि लाइन ब्रीडिंग होती क्या है। जो अच्छे ब्रीडर्स होते हैं वो लाइन ब्रीडिंग यूज़ करते हैं, चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं, वो आपसे छुपाएं। क्या क्या होता है ब्रीडिंग के पीछे, सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जा सकती, क्योंकि हर कोई इस चीज़ को हजम नहीं कर सकता और ना ही उसे एसेस कर सकता है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ चीज़ों के अंदर मैंने आपको बातें बताई जो शायद आपको कुछ क्लैरिटी ला सके ब्रीडिंग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें क्योंकि मैं अक्सर कॉल नहीं उठा पाता। हाँ, आपके पूछे हुए क्वेश्चंस का जवाब मैं अक्सर देने की पूरी कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।